हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग मॉर्निंग वाली क्लास में लगातार आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और ये आधुनिक इतिहास के तहत 8वां लेक्चर है। 7वें लेक्चर यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 1857 की क्रांति का पूरा अध्ययन कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जन आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद हुए थे उनका अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों को नोट्स चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर नोट्स देखते हैं और फिर सीधा आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ की डिमांड करते हैं जाके, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि इन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराई जाती है प्राइवेसी इश्यूज की वजह से। अगर आप लोग इन नोट्स की हार्ड कॉपी में इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 8630246905। तो 8630246905 पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप सीधा व्हाट्सएप कर लीजिए। तो दोनों ही माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं अपने अनुसार। आरओ का कंप्लीट कोर्स भी है जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी और जिनको सिर्फ ये नोट्स चाहिए तो वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं उन जन आंदोलनों की जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुए थे। तो उनमें सबसे पहला है नील विद्रोह। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन, ऐसे करके क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा जन आंदोलन हुआ था। तो ये हुआ था नील विद्रोह। अब देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद 1859 और 60 में नील विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल के नदिया जिले में। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नील विद्रोह है ये 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1859 से 60 के बीच में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ठीक है, एक तो डेट याद रखिए और कहां पर हुआ था ये याद रखना जरूरी है। अब देखो इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो नील की खेती होती थी तो उसके बाद भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी और भारतीय मार्केट में भी नील की कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी। ये तो सिर्फ अंग्रेज अपने लिए इसका उत्पादन करवा रहे थे। तो अंग्रेज ऐसा जबरदस्ती करवा रहे थे और जो भारतीय किसान थे वो इस चीज का विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इसीलिए ये नील विद्रोह आरंभ हो गया। अब देखो इसमें जो हिंदू पैट्रियाट एक पत्र है उसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसने नील आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी? तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जो कि हिंदू पैट्रियाट नामक पत्र के संस्थापक थे। इनके संदर्भ में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हर आयाम से सोच लीजिए एक बार आप क्वेश्चंस को। उसके बाद देखो नील मालकों के द्वारा किसानों पर अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि नील मालकों द्वारा किसानों पर अत्याचार का खुला चित्रण किसने किया है? तो यह किया है दीनबंधु मित्र ने। और कहां पर किया है? अपने नाटक नील दर्पण में। ठीक है, अब देखो नील समस्या की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1860 में एक नील आयोग का गठन किया था और उसके बाद नील की खेती जबरन करवाना बंद कर दिया गया
और उसके बाद यह नील विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। ठीक है, तो ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें कि भारतीय किसान सफलता प्राप्त किए और जबरन नील की खेती करना बंद हो गया। ठीक है, या फिर अंग्रेजों द्वारा करवाना बंद हो गया। तो अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है दीनबंधु मित्र के बारे में याद रखना और हरिश्चंद्र मुखर्जी के बारे में याद रखना। डेट याद रखना इसकी नील विद्रोह की कहाँ पर हुआ था ये याद रखना, और ये फैक्ट याद रखना कि ये 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था। बाद बाकी नील आयोग कब गठित किया गया, तो नवंबर 1860 में। ये भी बाद बाकी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से विद्रोह में कौन सा विद्रोह भारतीय किसानों का सफल विद्रोह था, तो भी आपका उत्तर नील विद्रोह हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर हम लोग बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मुंडा विद्रोह था ये इसलिए हुआ था क्योंकि मुंडाओं की एक पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खूंट कट्टी। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था किससे संबंधित है, तो मुंडा जनजाति से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाद बाकी खूंट कट्टी क्या है इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ से कथन वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो जो मुंडाओं की ये पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खूंट कट्टी, इसमें अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप किया और इसके बाद मुंडा जनजाति के जो लोग वहां पर थे उन्होंने इसके विरोध में विद्रोह आरंभ कर दिया। वही विद्रोह कहलाया मुंडा विद्रोह, क्योंकि ये मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। अब देखो इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे बिरसा मुंडा। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये थे बिरसा मुंडा। अब ये जो मुंडा विद्रोह था ये देखो आप 1859 से और 1901 तक चला था, यानी कि 1895 से 1901 के दौरान हुआ था। और इसका क्षेत्र भी देख लो, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता था। ठीक है, उस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखो जो ये बिरसा मुंडा थे इनको जगत पिता, धरती आबा, उलगुलन मतलब महान हलचल भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपीएससी भी 2 बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे उलगुलान या फिर महान हलचल कहा जाता है, तो ये थे बिरसा मुंडा। बाद बाकी ये भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसको जगत पिता और उनकी भाषा में धरती आबा कहा जाता था, तो ये भी बिरसा मुंडा थे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो बिरसा मुंडा थे वो किस राज्य के पक्षधर थे, तो आपको ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा किसी राज्य के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो मुंडा जनजाति के लिए काम कर रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। अब बिरसा मुंडा ने एक कथन कहा था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से यह धरती लाल हो जाएगी। तो दिकुओं का संदर्भ यहाँ पर होता था कि जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको मुंडा लोग दिकू कहते थे, या फिर जो भी आदिवासी होते थे तो जो उनके समुदाय से बाहर के लोग होते थे उनको कहा जाता था दिकू। तो यही बिरसा मुंडा ने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी, यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे मामले में हस्तक्षेप करेगा, यानी कि बाहरी व्यक्ति मतलब दिकू, तो दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से यह धरती लाल हो जाएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आदिवासी बाहरी व्यक्ति को क्या कहते थे, दिकू कहते थे। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदिवासी बाहरी व्यक्तियों को किस संज्ञा से संबोधित करते थे, तो दिकू से। अच्छा, जो ये मुंडा विद्रोह था इसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी भूमिका रही है। तो ये क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है, तो ये मुंडा विद्रोह था। उसके बाद देखो जब मुंडा विद्रोह चल रहा था तो 3 मार्च 1900 में
बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में सोते हुए गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया और जून 1900 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु होने के बाद ये जो आंदोलन है कमजोर पड़ जाता है और फिर 1901 में समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर एक तो ये ध्यान रखना, खूंटी कट्टी जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था है वो मुंडाओं से संबंधित है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ठीक है, बिरसा मुंडा की उपाधियां या फिर संज्ञाएं देखो, जगत पिता, धरती आबा, उलगुलान मतलब महान हलचल। ठीक है, और बिरसा मुंडा किसी राज्य के पक्षधर नहीं थे। बात बाकी इनका एक कथन था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से यह धरती लाल हो जाएगी। जो ये दिकु होते थे, ये जो बाहरी व्यक्ति होते थे आदिवासी समुदाय से, उनको दिकु कहा जाता था। बाद बाकी मुंडा विद्रोह में महिलाओं की भी अच्छी खासी भूमिका रही और 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। फिर बाद में जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये आंदोलन 1901 में समाप्त हो जाता है। अब देखो हम लोग बात करते हैं मोपला विद्रोह की। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोपला विद्रोह की बात करें तो ये केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 के दौरान हुआ था और ये जो आंदोलन था ये किसके विरुद्ध था? ये भूमि के जो स्वामी होते थे उनके अत्याचार के विरोध में ये मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। अब देखो ये मोपला कौन थे? तो मोपला ये केरल के मालाबार के मुस्लिम किसान थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोपला कौन थे। ठीक है, तो ये केरल के मालाबार क्षेत्र के मुस्लिम किसान थे और जो ये मोपला विद्रोह था इसे बहुत से बड़े नेताओं का भी समर्थन मिला था, जिसमें कि महात्मा गांधी शामिल थे, अबुल कलाम आजाद शामिल थे और शौकत अली शामिल थे। तो इन तीनों का समर्थन भी मोपला आंदोलन को दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो ये मोपला लोग थे इनकी गतिविधियों को देखते हुए एक चीज कही गई है कि ये आंदोलन अंग्रेज विरोधी भी था। ठीक है, जो कि ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। जमींदार विरोधी था, इससे भी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जो ये मोपला किसान यानी कि जो ये मोपला मुस्लिम किसान थे, इन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध भी इसमें बहुत से काम किए थे। इसलिए इस आंदोलन को अंग्रेजी विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि कौन सा विद्रोह हिंदू विरोधी भी कहा गया है। तो ये था मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ? केरल के मालाबार क्षेत्र में। कब? 1921 में। किसके विरुद्ध? भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध। मोपला कौन थे? मालाबार के मुस्लिम किसान। किन बड़े नेताओं का समर्थन मिला? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली। बाद बाकी ये जो आंदोलन था अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी था। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मणिपुर विद्रोह की। तो मणिपुर विद्रोह की जब भी बात आती है तो क्वेश्चन हमेशा आपको जदोनांग और रानी गैडिल्यू के संदर्भ में बना हुआ दिखता है, क्योंकि इन दोनों ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मणिपुर विद्रोह की बात करें तो ये 1920 से 1935 के दौरान मणिपुर में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जदोनांग और रानी गैडिल्यू। ठीक है, बाद बाकी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले आदिवासी नेता कौन थे? तो ये जदोनांग ही थे जो कि मणिपुर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बाद बाकी ये जो मणिपुर विद्रोह था ये नागा जनजाति का विद्रोह था, इसीलिए इसे कभी कभी नागा विद्रोह भी कहते हैं। अगर पेपर में भी इस तरीके की चीज मिल जाए आपको कि कोई भी बात आपको नागा विद्रोह के संदर्भ में लिखी हुई मिले तो आप समझ जाना कि वहां पर मणिपुर विद्रोह की बात की जा रही है।
तो मणिपुर विद्रोह को हम लोग रिपीट करें तो ये 1920 से 1935 में मणिपुर में हुआ। इसके प्रमुख नेता जदोनांग और रानी गैडिल्यू, ठीक है। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले नेता जदोनांग ही थे। और मणिपुर विद्रोह जो था वो नागा जनजाति का विद्रोह था, इसीलिए इसे नागा विद्रोह भी कहते हैं। आगे बढ़ें तो अब आता है रंपा विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रंपा विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1922 से 1924 के मध्य। और इसका देखो नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं सीताराम राजू रंपा। बहुत बार पूछा गया है कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सीताराम राजू रंपा ने। और ये जो रंपा विद्रोह था ये साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। और ये आंदोलन जो था या फिर ये जो रंपा विद्रोह था ये असहयोग आंदोलन से भी प्रेरित था। इसमें गुरिल्ला युद्ध नीति का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन सीताराम राजू रंपा जो थे उनको गांधी जी से प्रेरणा मिली, गांधी जी से सीख मिली, लेकिन वो गांधी जी की एक बात का समर्थन नहीं करते थे। जैसे कि गांधी जी अहिंसा के सख्त साथ में थे कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीताराम राजू रंपा जो थे वो कहते थे कि आदिवासियों के कल्याण हेतु हिंसा का होना आवश्यक है। यानी कि रंपा विद्रोह के दौरान बहुत सी हिंसक गतिविधियां देखने को मिली और इस बात का राजू रंपा यानी कि जो सीताराम राजू रंपा इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनका मानना था कि आदिवासियों के कल्याण हेतु हिंसा होना लाजमी है या फिर ये एक आवश्यक तत्व है। तो ये बात हो गई रंपा विद्रोह की। अब देख लेते हैं, रिपीट करें तो रंपा विद्रोह कहाँ पर हो रहा है? आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में। कब? 1922 से 1924 के मध्य। नेता कौन है? देखो सीताराम राजू रंपा। कारण क्या है? देखो साहूकार के शोषण के विरुद्ध। प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, ठीक है। गतिविधियां क्या हो रही हैं? गुरिल्ला युद्ध नीति का भी संचालन किया जा रहा है। बाद बाकी इसके जो नेता हैं सीताराम राजू रंपा गांधी जी से प्रेरित हैं और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर ये आंदोलन प्रारंभ करते हैं। लेकिन वो मानते हैं कि आदिवासियों की भलाई के लिए या फिर अच्छाई के लिए हिंसा का होना आवश्यक है। ये बात हो गई रंपा विद्रोह की। अब हम लोग बात करते हैं पावना विद्रोह की, ठीक है। तो पावना विद्रोह की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। और कब हुआ था? 1873 से 1876 के दौरान। और क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जमींदार जो शोषण कर रहे थे उनके विरुद्ध ये पावना विद्रोह स्टार्ट किया गया था। और इस पावना विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में 1885 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी पूछा है कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ? तो वो पावना विद्रोह ही था जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल में 1885 में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। अब देखो पावना विद्रोह के प्रमुख नेता की हम लोग बात करें तो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल थे। तो 3 ये लोग थे जो कि पावना विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बाद बाकी इस पावना विद्रोह को भी बहुत से बड़े और प्रसिद्ध लोगों का साथ मिला था, जिसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस शामिल थे, ठीक है। तो पावना विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो 1873 से 1876 के मध्य हो रहा है। कहाँ पर? बंगाल में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। और इस पावना विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1885 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। नेता पावना विद्रोह के प्रमुख कौन है? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल। बाद बाकी पावना विद्रोह में जो बड़े नेताओं का समर्थन था
उनमें थे बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो ये हो गया आपका पावना विद्रोह कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन देखो कहाँ पर हो रहा है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। और कब हो रहा है, 1914 से 1915 के मध्य। और ये जो विद्रोह था, यानी कि जो ये ताना भगत विद्रोह था, ये उरांव जनजाति का विद्रोह था। और इसके जो नेता थे वो देखो कौन थे, जतरा भगत और बलराम भगत। तो ताना भगत आंदोलन का नाम, और नेतृत्वकर्ता कौन है, जतरा भगत और बलराम भगत। और ये भी जो आंदोलन था ये दिकुओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। दिकु मतलब जो आदिवासी समुदाय से बाहर के लोग हैं उनको दिकु कहते थे, आदिवासी लोग। तो ये दिकुओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध ही था। अब बात हम लोग करते हैं कुकी आंदोलन की। अब देखो कुकी आंदोलन कहाँ पर हो रहा है, मणिपुर और त्रिपुरा में। कब हो रहा है, 1917 से 1919 के बीच में। इतनी ही बातें इसके बारे में जानने लायक हैं। बाद बाकी आपने 1857 के विद्रोह के पहले के जो जन आंदोलन पढ़े होंगे मेरे साथ, उनमें एक आपने विद्रोह देखा होगा, कौन सा, कूका विद्रोह। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कूका और कुकी में। ठीक है, देखो कूका जो विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था, वो पंजाब में हुआ था। ठीक है, और जो कुकी विद्रोह है या फिर कुकी आंदोलन है वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है मणिपुर में और त्रिपुरा में। अब देखो इसको ऐसे याद कर लो कि मणि और त्रिपुरा में कुकी जो है वो एक क्या है, वो एक जनजाति है। बाद बाकी पंजाब में कूका एक क्या था, संप्रदाय था। किसके द्वारा, राम सिंह कूका के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कुकी मणिपुर और त्रिपुरा और कूका पंजाब। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं एका आंदोलन की। तो एका आंदोलन की बात करें तो ये 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में अवध का ये किसान आंदोलन था, जो कि हरदोई, बहराइच और सीतापुर में चला था। इसे एका आंदोलन नाम दिया गया है। और देख लो यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले यहाँ पर सीधा सीधा दिए गए हैं, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपी स्पेशल वाले फॉर्मेट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एका आंदोलन 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ में कहाँ पर, अवध के किसानों द्वारा हरदोई, बहराइच और सीतापुर में चला था। ठीक है, इतनी बात ही इसके बारे में जानने लायक है। अब हम लोग बात करेंगे तेभागा आंदोलन की। तो देखो ये आंदोलन कब हो रहा है, 1946 में। ठीक है, आज़ादी के जस्ट पहले। और इसके नेता देखो कौन है, इसके नेता हैं कंपाराम सिंह और भवन सिंह। अब देखो ये आंदोलन उस समय बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। यानी कि पहले तो यही हो गया कि ये जो तेभागा आंदोलन है ये बंगाल में हुआ, और उस दौर में ये बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। और देखो इस आंदोलन का कारण क्या था, वही भू राजस्व आयोग के द्वारा क्या करना, तेभागा सिफारिशों को लागू करना। इन भू राजस्व आयोग की जो सिफारिशें होंगी वो कुछ ऐसी होंगी जो कि वहाँ के जो लोग होंगे इसके विरुद्ध होंगे। वही भू राजस्व को बहुत बड़े दर पे मांगा गया होगा, इसीलिए वहाँ के लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और बस ध्यान ये रखना है कि तेभागा आंदोलन में जो भू राजस्व आयोग का गठन किया गया था वो था कौन, फ्लाउड आयोग। हो सकता है अगर इसका नाम पूछ ले तो ये फ्लाउड आयोग था, जिसे भू राजस्व आयोग भी कहते हैं। तो अब देखो तेभागा आंदोलन 1946 में, और कहाँ पर, बंगाल में, और इसके नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और फ्लाउड आयोग का भी नाम आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये सभी
जो 1857 की क्रांति के बाद के प्रमुख जन आंदोलन थे, इनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब देखो कुछ फैक्ट है, इन फैक्ट को देख लेते हैं। तो आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ठक्कर बापा को। ठीक है, बहुत बार जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप सीधा ऑप्शन में एक नाम दिया गया होता है, किसका? बिरसा मुंडा का, जिनका अध्ययन अभी हम लोगों ने मुंडा विद्रोह के दौरान किया। और आप लोगों की कलम जो सबसे पहले चलती है वो चलती है बिरसा मुंडा पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो गलत है। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है, और ठक्कर बापा ने ही सर्वप्रथम जनजातीय और आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। बाद बाकी हम लोग ठक्कर बापा का थोड़ा और परिचय देखें तो गांधी जी के द्वारा जो हरिजन सेवक संघ स्थापित किया गया था, तो ठक्कर बापा उसके महासचिव थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आदिवासियों का मसीहा कौन हो गया? ठक्कर बापा, बिरसा मुंडा नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजातीय और आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने। और गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव कौन थे? तो ठक्कर बापा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं खूटी कट्टी प्रणाली के बारे में, जो कि हम लोगों ने मुंडा विद्रोह के दौरान देखी थी कि कैसे ये एक भूमि की व्यवस्था थी जिस पर कि पूरे मुंडा समुदाय का कैसा होता था? संयुक्त स्वामित्व होता था। इसमें किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक भूमि पर नहीं होता था। और देखो ये भूमि कैसे तैयार की जाती थी? तो ये जंगलों को साफ करते थे और उसको खेती करने के लिए योग्य बनाते थे, और खेती योग्य भूमि पर ये पूरे कबीले या फिर पूरा समुदाय मिलकर खेती करता था। और इस खेती पर जो स्वामित्व होता था वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। इसी को मुंडा जनजाति की खूटी कट्टी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, क्योंकि अब मैंने इसको इसलिए डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से, क्योंकि खूटी कट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्वेश्चन बन चुका है। बाद बाकी ठक्कर बापा के संदर्भ में भी क्वेश्चन बार बार बनता रहता है। तो ये आज 1857 के विद्रोह के बाद के जो भी जन आंदोलन थे वो कंप्लीट हो गए। और अगले वीडियो में अब हम लोग भारत में देखेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।